हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक और आईपीओ के बारे में। अब जैसे आपको पता ही है, आईपीओ मार्केट में तो बिल्कुल बाहर ही आई हुई है और आने वाले मार्च में, मतलब इस लास्ट महीने, इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में 16 आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ, 16 आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। उनमें से एक जो ये पहला आईपीओ है, जो इनिशियल स्टेज ऑफ मार्च में खुलने वाला है 3 मार्च को, उसके बारे में मैं आपके सामने आ चुका हूँ डिटेल वीडियो लेके कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने परसेंट रिटर्न आप इस आईपीओ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये कंपनी करती क्या है, और अब ये कंपनी का गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है। चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है हैवी इक्विपमेंट्स को, जो न्यूक्लियर पावर्स में यूज होते हैं, पावर इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। इनके जो मेजर बायर्स हैं वो है DRDO, इसरो। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के ये जो एजेंसीज हैं, डिफेंस प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनाती है, स्पेस प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, ये उस तरह के इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये फाउंड हुए थे 1999 में हैदराबाद में। एज ए कंपनी ये 1999 में फाउंड हुए थे, लेकिन ये 1980 से एज ए पार्टनरशिप फर्म काम कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये हैवी इक्विपमेंट में काम करती है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और उसके पार्ट्स में। अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूं तो जैसे मैंने आपको कहा कि 1970 में ये एज ए पार्टनरशिप फाउंड हुई थी और 1919 में जाके एक कंपनी बन गई। और इसको जो अपना पहला प्रोजेक्ट 1 साल के अंडर अंडर मिल गया था, वो भी मिला था भेल से। सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ी यहाँ इसको भेल से पहला प्रोजेक्ट अपना मिल चुका था। उसके बाद अगर मैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये एक हैवी इक्विपमेंट में काम करती है, जिसको मोर देन 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन इंडस्ट्री में काम करने का। और उनके जो मेजर सप्लायर है, DRDO, इसरो, जितने भी गवर्नमेंट बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स बनाती है, जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे इनके मेजर बायर्स हैं। इनकी अगर मैं अगली स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये एक रोबस्ट सप्लाई चेन में काम करती है, बिकॉज आपको पता ही है, जो जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स है काफ़ी हाई कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उनको ऑन टाइम डिलीवर करना पड़ता है, अदरवाइज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। इसी को लेके इनकी सप्लाई चेन काफ़ी रोबस्ट है। इनकी अगर वीकनेस की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो इनके मेजर बायर्स है, DRDO, इसरो और NPCIL, ये मेजर इन पे ही डिपेंड है। अगर इनकी एजेंसी, इन DRDO में, इसरो में, NPCIL में कोई भी गड़बड़ हुई तो डायरेक्ट इफेक्ट इस कंपनी को पड़ सकता है। इनकी पीयर कंपैरिजन की बात करूँ तो जो इन्होंने अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर फाइल करा होता है सेबी के पास, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लिस्ट करती है वो अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर फाइल करती है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो इनकी टक्कर में है, मतलब कोई भी इनका कॉम्पिटिटर नहीं है इस सेगमेंट में। और अगर मैं इनकी वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन तो वैसे कोई रिजिड मॉडल नहीं है, लेकिन बेंजामिन ग्राम ने एक हमें फॉर्मूला दे रखा था कि 8.5 प्लस डबल ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट को अगर हम निकाले तो उनकी हम इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ, इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। मार्केट में तो वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है टाइम के साथ, लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होती है। यहाँ मैंने एक 6.5 का एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट लिया था, जिसके अकॉर्डिंग 673.38 करोड़ का इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू आया है। और अगर मैं 10% का मार्जिन और सेफ्टी निकाल भी लूँ तब भी 606 करोड़ रुपए आ रहा है। लेकिन अगर आईपीओ स्ट्रक्चर की बात करो, आईपीओ में जितना इनका प्राइस दे रखा है उसके हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 1538 करोड़, मतलब ये ओवर वैल्यूड है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये न्यूक्लियर एनर्जी में काम करती है, डिफेंस प्रोजेक्ट्स में काम करती है और एरोस्पेस में काम करती है, तो इनके जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स हैं वो इन सेगमेंट में यूज होते हैं। अगर मैं इसकी आईपीओ की बात करूं तो ये आईपीओ खुलने वाला है 3 मार्च को, बंद होगा ये 5 मार्च को। बुक बिल्ड आईपीओ है 10 रुपए की, इसकी फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस रहेगा 574 से लेके 575। मार्केट लो रहेगा 26 शेयर्स का। BSE NSE में दोनों में लिस्ट होने जा रहा है। इशू साइज की बात करूँ तो ये कम से कम 1,03,72,419 इक्विटी शेयर इशू करने जा रहे हैं। फ्रेश इशू की बात करूँ तो ये 21,48,000 फ्रेश इशू अपने करने जा रहे हैं, और ऑफर फॉर सेल में 82,270 शेयर अपने ऑफर फॉर सेल में निकालने ये जा रहे हैं। आईपीओ खुलेगा 3 मार्च को, बंद होगा 5 मार्च को। अलॉटमेंट डेट है इसकी 10 मार्च। इनिशियल
इनिशिएशन और रिफंड करा जाएगा 12 मार्च को, शेयर्स आपके डीमैट में आ जाएंगे 15 मार्च को और ये लिस्ट हो जाएगा 16 मार्च को। मिनिमम लोड जैसे आपको पता ही है, एज पर सेबी रूल्स 14,950 का रहता है और मैक्सिमम लोड अपना 13 लोड का रहेगा, जो रहेगा 1,94,350। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग आज के टाइम पे 62.24% है, जो आफ्टर आईपीओ हो जाएगी 50.25%। तो ये बहुत बड़ी कंसीडर करने की बात है, क्योंकि प्रमोटर अपना खुद का शेयर इस कंपनी में ऑलमोस्ट एच पे लाके खड़ा कर चुका है। तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक से अपना फुल एनालिसिस करके, मेरी वीडियो के फैक्ट्स को कंसीडर करके, अपना एनालिसिस करके, अपने एनालिस्ट से बात करके ही इस शेयर्स में इन्वेस्ट करिएगा। अगर मैं इनकी लीड मैनेजर की बात करूँ, वो है आईएएफएल और जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स। कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स की बात कर रहे थे, फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने एनुअल ग्रोथ रेट तो दिखाई है। अगर मैं इसकी रिवेन्यू की बात करूँ तो 2018 में इसका रिवेन्यू, ये सारे मिलियंस में है, अगर मैं करोड़ में बात करूँ तो 160 करोड़ था। उसके बाद मार्च 19 में बढ़ के 185 करोड़ हो गया। दिसंबर जो थर्ड क्वार्टर होता है 20 का, उसमें 177 करोड़ था और मार्च 20 तक आके ये 218 करोड़ हो चुका है। मतलब कंपनी रीजनेबल ग्रोथ दिखा रही है। और प्रॉफिट की भी बात करूँ तो उसमें भी आपको रीजनेबल ग्रोथ देखने को ही मिलेगी। यहाँ पे आपको 31 करोड़ का आपको यहाँ पे शॉर्ट प्रॉफिट दिखेगा, जो लेटेस्ट प्रॉफिट है, एज कम्पेयर टू 280 करोड़ 28 करोड़ जो इनका थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अगर हम इनके लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, 39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे हुआ 31 करोड़ का प्रॉफिट। इसमें कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला था वो मार्च 20 के बाद फैला था। इसलिए इसमें आप कोरोना वायरस की वजह से रीजन नहीं दे सकते कि कोरोना वायरस की वजह से इनका प्रॉफिट गिर गया। कैश फ्लो सेगमेंट की बात करूँ तो करंट इनका कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 576 लैक्स, यह है लैक्स में फिगर। इसका मतलब बात करूँ तो 5 करोड़ से इनका नेगेटिव कैश फ्लो आया है करंट में, मार्च 2020 में। तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है कि किसी कंपनी का नेट कैश फ्लो नेगेटिव है। बोरिंग कॉस्ट की बात करूँ तो वो भी ज़्यादा नहीं है, इनके सिर्फ 29 करोड़ की बोरिंग है और एज कम्पेयर टू 28 करोड़ जो इनकी मार्च 19 में थी। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और इस कंपनी के फैक्ट्स को देखा जाए तो इतना काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं लग रही आपको। रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा आप अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न कमाना है तो आपको जैसे आईआरएफसी में था, रेलटेल में था, रेलटेल में तब भी थोड़ा बहुत रिटर्न मिल गया, आईआरएफसी में था तो उसको आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना पड़ेगा। बिकॉज जिस हिसाब से जिस सेगमेंट के इक्विपमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट का वहाँ पे रुझान तो है, गवर्नमेंट वहाँ पे अपना बजट एलोकेट तो करना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट की कई लिमिटेशंस होती है। बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है कि मुंह उठाया जितना मर्जी बजट डीआरडीओ को, इसरो को एलोकेट कर दिया। तो इसरो डीआरडीओ पे इसकी खुद की ग्रोथ डिपेंड है, तो उस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। हाँ, आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शेयर अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर जो ट्रेडर है और लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं कि उनको रीजनेबल लिस्टिंग गेन ही मिलने के आसार है, एज पर माय एनालिसिस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।